नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, बहुत ही शानदार होंगे आप लोग। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छी दिशा में, अच्छे डायरेक्शन में आप लोग चल रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। और जब भी रहिए, रेगुलर रहिए, रेगुलरिटीज बना कर रखिए। अगर रेगुलरिटीज बना कर रखिएगा तो साइंस आपको हम सिखा देंगे, और जो सिखाएंगे वही एग्ज़ाम में आएगा भी, क्योंकि सीखेंगे वही एग्ज़ाम में पूछेगा। और जब एग्ज़ाम में पूछेगा तो आपको वक्त कम लगेगा बनाने में, और वक्त कम लगेगी तो आप लोग ज़्यादा क्वेश्चन बनाइएगा, अच्छा क्वेश्चन बनाइएगा और सफलता लीजिएगा। और प्लेटफॉर्म का नाम रोशन कीजिएगा, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिएगा, अपने परिजनों का नाम रोशन कीजिएगा, शिक्षक बनिएगा, सरकारी शिक्षक बनिएगा। चलिए लीजिए, आप लोग आ जाइए अपने पहले क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए देखिए, सोचिए पहले सवाल के बारे में। सवाल जानते हैं क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि धारा I, शक्ति P और वोल्टता V के बीच क्या संबंध होती है। धारा I, शक्ति P और वोल्टता V के बीच में क्या संबंध होती है। तो हम जो बतला रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। मैं जितना सूत्र है मैं उतना सूत्र को लिख दे रहा हूँ। P बराबर होता है V गुने I। P बराबर V गुने I होती है, ये हम लोग जानते हैं। ओम का नियम जानते हैं आप लोग। P बराबर, ये बताइए, ओम के नियम V बराबर IR से लिख दे रहे हैं हम लोग। ओम के नियम V बराबर IR से आप यहाँ से और निकाल सकते हैं। I बराबर V बटा कितना R हो गया, और यहाँ से R निकालिएगा यहाँ पर, या I निकालिए यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग निकाल दीजिएगा। यहाँ पर और लिख सकते हैं P, V के जगह पर IR लिखिएगा तो I स्क्वायर R भी लिख सकते हैं आप लोग, यहाँ से लिख सकते हैं ना। समीकरण 2 हो गया। आप I को ही बदल दीजिएगा, तब P बराबर क्या हो जाएगा। P बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं, कहिएगा V स्क्वायर बटा R भी लिख सकते हैं। चलिए, समीकरण 3 हो गया। और आप यहाँ से ये भी लिख सकते हैं, देखिए, Q बराबर IT से निकाल सकते हैं। तो I बराबर क्या होगा, I बराबर Q बटा T। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से आप लोग कर सकते हैं कि P बराबर V, और I के जगह पर Q बटा T भी लिख सकते हैं। कितना देखिएगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। न्यू टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, एक्सपेक्टेड सवाल यहाँ से पूछी जाएगी, ठीक ना। तो बताइए कौन सा संबंध होती है। तो I बराबर दिया हुआ है P स्क्वायर भी। I बराबर होगा ये नहीं। आप बताइए I बराबर P बटा, देखिए I बराबर हो गया, यहाँ से आप लोग I निकालिए। अरे भाई, यहाँ से तो हो गया, ये तो बड़ी झंझट, आसान क्वेश्चन है। P बराबर होती है, तो यहाँ से हम लोग I बराबर निकालेंगे तो I बराबर P बटा V। ये तो बहुत आसान है भाई, हमने खोदा पहाड़ निकली चूहिया हो गया। तो यहाँ से बताइएगा I बराबर P बटा V, I बराबर P बटा V, तो I बराबर P बटा V। क्या यार, गजब हो गया। हम सोचे कि लंबा क्वेश्चन मिलेगी, लेकिन क्वेश्चन तो मिल गया यहाँ पुठिया, ठीक ना, दम छोटा क्वेश्चन मिल गया, गजब हो गया। लीजिए अगले नंबर पर आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन पतले लेंस के संदर्भ में लेंस के द्वारक और उसकी वक्रता त्रिज्या के बीच सही संबंध का वर्णन करता है। द्वारक का मतलब होता है अपर्चर। द्वारक माने क्या होती है, अपर्चर होती है। द्वारक माने क्या होती है, अपर्चर होती है, अपर्चर होती है। और ये बताइए द्वारक क्या होती है, तो कहिएगा गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा। गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा, सुने मेरी बात, कहिएगा गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा, गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास, गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास इसका द्वारक कहलाता है। द्वारक कहलाता है। चलिए, द्वारक कहलाता है।
अपर्चर कहलाता है। अपर्चर, अपर्चर, कहिएगा कि अपर्चर कहलाता है, अपर्चर कहलाता है। तो चलिए ये बातें तो आप समझ गए कि क्या होती है सर अपर्चर के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर हमारा ये हो गया, तो ये बताइएगा इसका अपर्चर क्या होगा। तो यहाँ से यहाँ तक आप लोग कर दीजिएगा, यही ना इसका अपर्चर हो गया, यही इसका अपर्चर हो गया। ये बताइएगा बिंदु हम लोग क्या कहते हैं, ओ कहते हैं। यहाँ एम और यहाँ एन हो गया, MON, यही ना अपर्चर हो गया, यही हमारा अपर्चर होती है, इसी को द्वारक कहा जाता है। तो एक बात बताइएगा, गोलीय लेंस के व्यास को हम लोग अपर्चर कहेंगे। गोलीय लेंस के व्यास को अपर्चर, चाहे ये भी रहेगा ऐसे भी रहेगा, तो इसी को हम लोग अपर्चर के नाम से जानेंगे। इसको ऐसे ऐसे कर दीजिएगा तो ये हमारा अपर्चर कहलाएगा। समझ गए बात ना यहाँ पर। तो लीजिए, द्वारक वक्रता त्रिज्या के बराबर होती है। नहीं सर, वक्रता त्रिज्या के बराबर, द्वारक वक्रता त्रिज्या से बहुत बड़ा होता है। गलत है, बहुत छोटा होता है। द्वारक वक्रता त्रिज्या से बहुत छोटा होता है। सही जवाब सी नंबर होगा। वक्रता त्रिज्या से बहुत छोटा होता है कौन, द्वारक। द्वारक क्या है, तो गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास द्वारक कहलाता है, अपर्चर कहलाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यदि जल का अपवर्तनांक 1.33 है, 1.33 है, तो जल में प्रकाश की चाल लगभग कितनी होगी। देखिए, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल निकालना हो ना, किसी भी माध्यम में जब प्रकाश की चाल निकालना होता है तो एक सूत्र लगाते हैं हम लोग। जानते हैं कौन सा सूत्र, कहिएगा कि म्यू बराबर होती है C/V। भी का मतलब माध्यम में प्रकाश की चाल। कहिएगा कि माध्यम में किसकी चाल हो गया, प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल हो गया यहाँ पर। अब लीजिए बताइएगा, यहाँ से भी निकालिएगा तो भी बराबर C/म्यू। C का मान 3 × 10⁸ बटा म्यू का मान 1.33, और जब इसी को कैलकुलेट कर दिया जाएगा तो 2.26 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, जो आंसर हो गया। तो एक बात बताइएगा, किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल निकालना होता है तो हम लोग यही सूत्र लगा देते हैं। भी बराबर होती है C/म्यू हो गया, तो C तो कांस्टेंट हो गया, ये C कांस्टेंट हो गया, और इसका वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये भी में और म्यू में कैसा संबंध हो गया, उल्टा संबंध हो गया। तो ये बताइए, ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, ये कम होगा तो ये ज़्यादा होगा। बातें समझ गए ना। हर एक माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग होता है, तो हर एक माध्यम में प्रकाश की चाल भी अलग अलग होगी, जो उसके अपवर्तनांक पर निर्भर करेगी। अपवर्तनांक ज़्यादा तो ये कम, ये कम तो ये ज़्यादा होगा। वही बातें तो लिख दी गई है वहाँ पर। लीजिए अगला सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है ये, कि प्रयोगात्मक माने प्रैक्टिकली कह रहा है, ठीक ना, एक्सपेरिमेंटली कह रहा है। प्रयोगात्मक रूप से अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसे निर्धारित की जा सकती है। प्रयोगात्मक रूप से अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसे निर्धारित की जा सकती है। तो बताइएगा फोकस दूरी, एक बात बताइए, 1/f बराबर होती है 1/v + 1/u। तो एक बात समझ लीजिएगा, अवतल दर्पण की तो यही ना है फोकस दूरी, f बराबर होती है फोकस दूरी होती है, फोकसांतर होती है या नभानयांतर होती है, फोकल लेंथ होती है ये। और समझ लीजिए बातों को, प्रयोगात्मक रूप से फोकस दूरी निकालना होता है। किस रूप से, प्रयोगात्मक रूप से कह रहा है फोकस दूरी निकालने के लिए। तो कहिएगा परावर्तन कोण माप कर, नहीं सर, नहीं, एकदम नहीं। दर्पण और इसके द्वारा बनाई गई वस्तु के प्रतिबिंब के बीच की दूरी माप कर। तो कहिएगा हाँ, दर्पण और उसके द्वारा बनाई गई आपका गई वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी, बीच की दूरी को माप कर। हाँ, जैसे कि दर्पण हो गया, तो गोलीय दर्पण जिस खोखला गोला का एक भाग होता है
उसका केंद्र ही उस दर्पण का वक्रता केंद्र होती है, तो वक्रता केंद्र पता हो गया। और वक्रता केंद्र और उसकी फोकस दूरी के बीच यही संबंध होती है ना, r बराबर होती है 2f होती है, तो इसलिए f बराबर r बटा क्या बोल देते हैं 2 कर देते हैं। यहाँ पर देखिए ये तो हो गया, लेकिन हम लोग कहेंगे कि दर्पण और उसके द्वारा बनाई गई वस्तु के प्रतिबिंब के बीच की दूरी को ज्ञात कर कर हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, ये सही है। दर्पण का व्यास मापकर, दर्पण के व्यास को ही द्वारक कहते हैं, अपर्चर कहते हैं, नहीं नहीं व्यास मापकर नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा हमारा यहाँ पर। लीजिए एक लेंस में डैश डैश मुख्य फोकस होते हैं, तो एक बात बताइएगा एक लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं। जैसे हम कोई भी लेंस ले लेते हैं, चलिए यही हम लोग ले लिए लेंस, यहाँ पर बताइएगा, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर हो गया हमारा f1 और यहाँ पर हो गया हमारा क्या हो गया f2 हो गया। f1 और f2 यहाँ पर हो गया क्या हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर। एक बात बताइएगा लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं और 2 गो हमारा वक्रता केंद्र भी होती है, 2 गो वक्रता केंद्र भी होती है। जैसे यहाँ C1 कर दीजिएगा, यहाँ पर C2 कर दीजिएगा। इसी के जगह पर ना हम लोग लिख देते हैं 2f1 और यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग क्या 2f2 लिख देते हैं। तो लेंस में 2 वक्रता केंद्र और 2 गो मुख्य फोकस भी होती है, तो हम लिख दे रहे हैं लेंस में 2 मुख्य फोकस एवं 2 वक्रता केंद्र होती है, 2 वक्रता केंद्र होती है। सही बात है, यहाँ पर 2 मुख्य फोकस और 2 वक्रता केंद्र होती है। वक्रता केंद्र कौन कौन होता है C1 और C2, और यहाँ पर डिस्कशन के लिए कोई दूसरा चलिए हो गया यहाँ हमारा यहाँ पर। अब लीजिए बताइएगा आप लोग, तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक लेंस में डैश डैश मुख्य फोकस होते हैं, कितने मुख्य फोकस हैं, यही ना हमारा मुख्य फोकस हो गया। यहाँ पर f1 हो गया, ये f2 हो गया। तो ये देखिए f1 और f2 यहाँ दिया है, आप कहिएगा कि सर यहाँ 2f2 है। अरे भाई मेरे, यहाँ त्रिज्या जो है ना इस दूरी का, ये जो फोकस दूरी है इसका दुगना दूरी दिया हुआ है ये, तो ये पहले रहेगा तभी ना ये रहेगा। तो लेंस में 2 गो हमारा मुख्य फोकस होता है, कौन कौन f1 और f2 होती है। f1 और क्या होता है f2 होती है, वही है हमारा 2 मुख्य फोकस f1 और क्या है f2 होती है। तो आपके प्रश्न का सही जवाब हो गया कौन नंबर, ये बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। समझ गए बात को ना। हाँ लीजिए अगला सवाल समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, जवाब दे दीजिएगा। पानी की सतह पर लोहे की एक ठोस छड़ रखी जाती है, ठीक है। पानी की सतह पर लोहे की एक ठोस छड़ रखी जाती है। यदि लोहे की छड़ पर पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाए जाने वाला बल माने उत्प्लवन बल की बात किया जा रहा है, बाउंड फोर्स की बात किया जा रहा है। लगाए जाने वाला बल छड़ पर नीचे की ओर लगाए जाने वाले बल से अधिक हो तो क्या होगा। सुनिए मेरी बात, जब कोई पदार्थ किसी द्रव में होती है तो उस पर 2 बल काम करता है। एक करता है देखिए 2 बल काम करता है। जब कोई पदार्थ किसी द्रव में होती है तो उस पर 2 बल काम करता है। एक वस्तु का भार जो ऊपर से नीचे की ओर लगती है, और एक उत्प्लवन बल वस्तु पर नीचे से ऊपर की ओर लगती है। उस पदार्थ के घनत्व के कारण माने कि डेंसिटी के वजह से, यानी कि मीडियम यानी कि जो पदार्थ में है ना, तो ये बताइएगा, हम यहाँ लिख दे जब कोई पदार्थ किसी द्रव में होती है, जब कोई ठोस पदार्थ किसी, ऐसे लिखते हैं जब कोई ठोस पदार्थ, और अच्छा समझ में आएगा, जब कोई पदार्थ किसी द्रव में होती है, जब कोई ठोस से किसी द्रव में होती है, या ऐसे कर दीजिए ना। देखिए हम यहाँ पर समझ लीजिए, चलिए समझ लीजिए, यहाँ पर लंबा चला जाएगा तब तो ये
कहेंगे कि जब कोई पदार्थ, चलिए जब कोई पदार्थ किसी द्रव में होती है तो उस पर दो बल कार्य करते हैं। तो उस पर दो बल कार्य करते हैं, दो बल कार्य करते हैं। कितने बल कार्य करते हैं? डैश डैश देकर लिख दीजिए पहला नंबर में कौन सा है। तब पहला नंबर में कहिएगा उत्प्लवन बल। उत्प्लवन बल होती है, इंग्लिश में कहते हैं बायोंट फोर्स, BUOYANT, बायोंट फोर्स होती है। और ये बता दीजिएगा बायोंट फोर्स हो गया, हम इसको कह दे रहे हैं, ठीक है, बायोंट फोर्स हो गया। कहिएगा वस्तु पर नीचे से ऊपर की ओर, वस्तु पर नीचे से ऊपर की ओर लगती है, वस्तु पर नीचे से ऊपर की ओर। और दूसरा नंबर हो गया हमारा वस्तु का भार। वस्तु का क्या हो गया? भार हो गया। ये कहिएगा यह वस्तु पर, देखिए वस्तु का भार होती है, तब भार का मतलब क्या होती है? तो ये वस्तु पर ऊपर से नीचे की ओर लगती है, ठीक ना। तो कहिएगा वस्तु का भार, यह कहिएगा यह वस्तु पर ऊपर से नीचे की ओर लगती है, नीचे की ओर लगती है। चलिए अब एक बात बता दीजिएगा यहाँ पर, अब बातों को समझना है यहाँ पर। जब कोई पदार्थ, क्या है भाई यहाँ पर? सुनिए, कहा जाएगा कि जब कोई पदार्थ किसी द्रव में होती है, जब कोई पदार्थ किसी द्रव में होती है तो उस पर दो गो बल, एक लगेगा वस्तु पर नीचे से ऊपर की ओर। देखिए वस्तु पर नीचे से ऊपर की ओर जो बल लगेगा उत्प्लवन बल लगेगा, और एगो रहता है वस्तु का भार होती है, ठीक ना, वस्तु का भार होती है, यह वस्तु पर ऊपर से नीचे की ओर लगती है। तो अगर ये नीचे से ऊपर की ओर लगने वाला बल ज़्यादा होगा तो वस्तु पानी में आपका डूबेगा नहीं, तैरेगा, ठीक ना, तैरेगा, ठीक ना। अगर मान कर चला जाए कि वस्तु का भार अगर ज़्यादा होगा, जो ऊपर से नीचे की ओर लग रही है, तो डूब जाएगा, अगर बराबर होगा तो डूब कर तैरेगा। तो सवाल पढ़िएगा, पानी की सतह पर लोहे की एक ठोस छड़ रखी जाती है, यदि लोहे की छड़ पर पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाए जाने वाला बल, ऊपर की ओर लगाए जाने वाला बल माने उत्प्लवन बल, कौन बल? उत्प्लवन बल, ठीक ना, छड़ पर नीचे की ओर लगाए जाने वाले बल से अधिक हो तो क्या होगा? तो कहिएगा छड़ क्या होगा? तैरेगा। कहिएगा लोहे की छड़ तेजी से डूब जाएगी, गलत हो गया। लोहे की छड़ धीरे धीरे डूब जाएगी, गलत हो गया। लोहे की छड़ नीचे की ओर जाएगी, लोहे की छड़ नीचे की ओर जाएगी, तो कहिएगा नीचे की ओर जाएगी, नहीं सर, लोहे की छड़ तैरेगी। उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। कहिएगा लोहे की छड़ जो है ना तैरेगी। यहाँ पर कहिएगा लोहे की छड़ पानी में, लोहे की छड़ कहाँ पर? पानी में तैरेगी, पानी में तैरेगी। क्यों तैरेगी? क्योंकि उत्प्लवन बल का मान आपका भार, आपका वस्तु के भार से क्या है? ज़्यादा है, तैरेगी। वस्तु लोहे की छड़ पानी में क्या करेगी? तैरेगी। ये हमारा सही होगा। है कोई ऑप्शन? हाँ, ई नंबर ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। अगले नंबर पर आ जाते हैं। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान कह रहा है, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान सामान्यतः निम्नलिखित में से किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? तो किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान जो होती है ना, एटॉमिक मास यूनिट में, AMU में व्यक्त की जाती है। क्या चीज़ में? AMU। कोई है ऑप्शन? हाँ सर, AMU में व्यक्त की जाती है, एटॉमिक मास यूनिट में। पाउंड में नहीं, पाउंड को को खरीदने गए हैं तो ये पाउंड में बिकती है। और एक पाउंड बराबर कितनी होती है? एक पाउंड बराबर होती है
453.6 ग्राम होती है, या इसी को कह दीजिए 1 पाउंड बराबर 453.6 ग्राम। ये कह देंगे 1 पाउंड में इतना ग्राम होती है। ये भाई मेरा पाउंड में नहीं, एएमयू में। एएमयू क्या होती है, और याद रखिएगा 1 एएमयू बराबर होती है 1.66 गुने 10 का पावर माइनस 24 ग्राम होती है, और नहीं तो 1.66 गुने 10 का पावर माइनस 27 केजी होती है। और इसको हम लोग ऊर्जा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। याद रखेंगे 1 एएमयू बराबर होती है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। एमईवी का मतलब क्या होती है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। हो तो गया। अब मेरी बात समझेंगे, आजकल एएमयू को यू द्वारा भी दिखलाया जाता है। क्वेश्चन फॉर से पढ़ते हैं, पढ़ते सर, क्वेश्चन फिर से पढ़ते सर। कौन क्वेश्चन पढ़ना है, कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है हमको बताइए आप। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सुनिए, आजकल एएमयू को, आजकल एएमयू को यू द्वारा, यू माने क्या हुआ, यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास। आजकल एएमयू को यू द्वारा दिखाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। आजकल एएमयू को यू द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कौन से क्वेश्चन को कह रहे हैं पढ़ने के लिए, सुबोध कुमार ठाकुर? कौन सा क्वेश्चन है आपके नज़र में, बोलिए। तो ये बन गया हमारा आंसर, सही जवाब बी नंबर ऑप्शन बन गया, ठीक ना। अब ये आप लोग आराम से पढ़ लीजिए इस सब चीज़ों को। अब बताइए, अगले सवाल पर आ जाइएगा। किसी तत्व की परमाणु संख्या किसकी संख्या से निर्धारित की जाती है? परमाणु संख्या माने क्या हो गया, जेड। तो कहेंगे कि किसी तत्व की परमाणु संख्या जो होती है ना, उसके नाभिक में कितना प्रोटॉन है, सर इसे लिखना तो आता ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है, आप अपना, सब लोग अपना अपना ध्यान दीजिए। देखिए कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो साइंस क्लियर होगा। अगर आप रटने पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और आंसर पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, आंसर पर नहीं ध्यान दीजिए, आंसर को आप एकदम भूल जाइए, आंसर को काट दीजिए, रंग दीजिए उसको। अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करो भाई, अपना कॉन्सेप्ट डेवलप कीजिए, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, कहेंगे कि नाभिक में उपस्थित, सुनिए हम लिख दे रहे हैं, नाभिक में उपस्थित, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या, प्रोटॉनों की कुल संख्या, प्रोटॉनों की कुल संख्या बराबर, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या बराबर, कहेंगे कि परमाणु संख्या। कौन संख्या, परमाणु संख्या होती है, यहाँ पर जेड होती है। अब मेरी बात समझ लीजिएगा, यहाँ पर समझ लेना है, क्या है हमारा, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या बराबर परमाणु संख्या, P बराबर जेड होती है। किसी परमाणु का, किसी भी परमाणु का आप लोगों ने परमाणु संख्या, आप लोग जितना होगा वही उसकी परमाणु, आपका नाभिक में जितना प्रोटॉन की संख्या होगा वही उसकी परमाणु संख्या होगा। तो बताइए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की दोनों पर नहीं, प्रोटॉन की संख्या, बी नंबर ऑप्शन सही है। लीजिए अगले नंबर पर आते हैं, सीएनजी और एलपीजी का क्रमशः पूर्ण रूप क्या होती है? तब बताइए, सीएनजी की बात करते हैं, सीएनजी का मतलब होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, नेचुरल गैस की बात करते हैं हम लोग। ये बताइए मुख्य घटक इसका क्या क्या होती है? सबसे पहली बात तो आ जाइए, मुख्य घटक की बात करते हैं, मेन कंपोनेंट। मुख्य घटक की बात किया जाए तो कौन कौन होती है? मुख्य घटक बराबर होती है मीथेन एंड इथेन, मीथेन एंड क्या होती है, इथेन हो जाती है। ये लगभग होती है आपका, लगभग 83% होती है, लगभग 83%। और ये लगभग जो होती है 16% लगभग, ठीक है। और याद रखेंगे इसका उपयोग आपका प्रदूषण रहित ईंधन के रूप में किया जाता है, ठीक ना। सर जी
स्पीड बताइए। नहीं, स्पीड नहीं बताएंगे, स्पीड बताएंगे तो नहीं सह पाइएगा, आप नहीं झेल पाइएगा, हम बहुत स्पीड में ही बताते हैं, ठीक ना। अगर स्पीड देखना है तो संडे के दिन वाला डिस्कशन को देखिएगा, पता चलेगा कितना स्पीड। देखिए एलपीजी की बात करते हैं, एलपीजी की बात, तो इसका नाम है क्या, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस होती है। इसका मुख्य घटक पूछा जाएगा, तो मुख्य घटक की बात किया जाए तो कौन कौन होती है, इथेन प्रोपेन, इथेन प्रोपेन एंड क्या होती है, इथेन प्रोपेन एंड ब्यूटेन होती है, इथेन प्रोपेन एंड ब्यूटेन होती है। और ये इसका आइसोमर होती है, नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन होती है, एंड आइसोब्यूटेन होती है, नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन होती है, मेन कंपोनेंट होती है। तो कंप्रेस्ड आपका देखिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस तथा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यहाँ पर लिख दीजिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एक नंबर ऑप्शन सही आ रही है ना, हाँ एकदम एक नंबर सही ऑप्शन है। लीजिए अगला नंबर पर आ जाते हैं। ये तो बहुत आसान सा सवाल ये भी दे दिया गया, हम जो लिख रहे हैं उसको समझ जाइएगा। कहिएगा मेटल और प्लस दिया हुआ है तनु अम्ल, मेटल तनु अम्ल से क्रिया कर कर लवण बनाता है और तरफ हाइड्रोजन गैस देती है। फिर कहिएगा मेटल ऑक्साइड, हम जितनी बातें लिख रहे हैं उसको याद रखिएगा, प्लस अम्ल, मेटल ऑक्साइड प्लस अम्ल बनाता है तो लवण प्लस कह दीजिएगा जल का निर्माण करता है। लवण प्लस क्या चीज का, तो कहिएगा जल का, लवण प्लस जल का। फिर कहिएगा एसिड प्लस बेस, कहिएगा बेस प्लस एसिड, तो ये बनाता है लवण प्लस क्या बनाता है, जल का निर्माण करता है। और एगो लिख दे रहे हैं उसको भी ध्यान रखिएगा, कहिएगा मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट को हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट भी होती है प्लस अम्ल, तो ये क्या बनाता है, तो कहिएगा लवण बनाता है प्लस जल बनाता है और प्लस CO2 गैस देता है। समझ गए बात ना, ये सब फर्मा तैयार हो गया भाई। अब फर्मा तैयार होगा, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए तो कौन सा है फर्मा में क्वेश्चन सेट करना है आपको, बता दीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी बतला दीजिए, यहाँ पर जवाब दे दीजिए इसका, आप लोग तो जवाब दे दीजिए ना भाई मेरे। कह रहा है कि जब धातु तनु अम्ल से, जब धातुएं तनु अम्ल से क्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है, धातु प्लस तनु अम्ल या अम्ल लिख सकते हैं, तो हाइड्रोजन गैस सही जवाब हो गया। कौन गैस, हाइड्रोजन गैस। लीजिए मनुष्य में वायु नासा द्वार के माध्यम से प्रवेश करती है, मनुष्य में बताइएगा, हमारे हम लोग जो है सांस लेते हैं नोस्ट्रिल से, नासा द्वार से, तो कह रहा है कि इन ह्यूमंस एयर एंटर्स थ्रू द नोस्ट्रिल्स, क्या चीज, नोस्ट्रिल से, नासा द्वार का मतलब होती है नोस्ट्रिल्स होती है नासा द्वार। उसके बाद में एंड फ्रॉम देयर इट फ्लो, देखिए नासा और यहाँ से वायु कंठ से होते हुए, कंठ का मतलब क्या होता है, लैरिंग्स से, लैरिंग्स से होते हुए फेफड़ों में प्रवेश करती है। सही बात है, लैरिंग्स से होते हुए फेफड़ों में प्रवेश करती है, दोनों फेफड़ों में। निम्नलिखित में से क्या यह सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग कंठ में निपतित ना हो। सुनिए, जैसे आप लोग समझ लीजिएगा, बातों को समझिए, जैसे कि आप लोग गांव में रहते हैं तो गांव में आपका खेत को पटाने के लिए हम लोग मशीन के मुंह में हम लोग पाइप बांधते हैं, पाइप बांधते हैं ना, पाइप बांधते हैं, और जब मशीन से पानी निकलता है तो पाइप फूला हुआ रहता है। वही कहानी हमारा यहाँ भी होती है, लैरिंग्स के पास भी हमारा, आपका लैरिंग्स के पास भी होती है, कंठ के साथ भी होती है। जब हवा जब कंठ से आते रहेगा जाते रहेगा, माने जब कंठ से हम लोग हवा लेते हैं और अंदर जाता है तो फूला हुआ है, और जब हवा जब हम लोग नहीं लेंगे तो सिकुड़ जाएगा क्या, ये कहिएगा नहीं सिकुड़ती है, बीच बीच
में ये सी आकार का यानी कि अर्धचंद आपका यानी कि सी शेप का, सी आकार का कहिएगा कि वो कार्टिलेजनस वलय रिंग पाई जाती है। सी आकार का कार्टिलेजनस रिंग पाई जाती है जो उसको सिकुड़ने नहीं देती है। वही बात कह रहा है कि कोलैप्स नहीं होने देती है, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, कार्टिलेजनस आपका वलय रिंग पाई जाती है। तो नासा द्वार बड़े छिद्र होते हैं, गलत है। मुख्य गुहा का साइज उपास्थि के वलय के वजह से, हाँ कार्टिलेज, रिंग ऑफ कार्टिलेज की वजह से वो बेचारा क्या करता है, सिकुड़ता नहीं है। यही बातें हैं। बहुत अच्छी जवाब, बहुत अच्छा। चलिए बातें समझ गए ना, हाँ बहुत अच्छी बातें हैं, ये बहुत शानदार बातें हैं। लीजिए, पौधों में निषेचन के संबंध में, पौधों में निषेचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पौधों में निषेचन, पहली बात समझ लीजिए, पराग कोश का नाम सुने हैं। पराग कोश होती है, पराग कोश होती है आपका पोल। पराग कोश में क्या होती है, पराग कोश। पराग कोश में पराग कण मिलेंगे, पराग कण मिलेंगे। और पराग कण जो होती है, पोलन ग्रेन्स जो होती है, अगर हवा के माध्यम से फीमेल के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। सुनिए, पराग कोश पराग कण, तो ये बताइएगा आपका मेल पार्ट होती है। और ये वो होती है स्त्री केसर की बात करेंगे, स्त्री केसर। स्त्री केसर की बात करेंगे तो इसमें 3 गो पार्टनर होती है। कौन कौन होती है, तो सबसे ऊपर में देखिएगा, स्त्री केसर में सबसे ऊपर में मिलेगा वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र मिलती है। उसके बाद में वर्तिका मिलती है, वर्तिका, वर्तिका मिलती है। और यहाँ पर मिलती है अंडाशय मिलती है। क्या मिलती है, अंडाशय। ओभरी होती है, फुला हुआ भाग होती है, सबसे लंबा भाग होती है, सबसे लंबा भाग होती है, लंबा भाग होती है। और ये जो होती है चिपचिपा भाग होती है, चिपा भाग होती है, चिपचिपा भाग होती है। कौन, जिसका नाम है वर्तिकाग्र। चिपा भाग, चिपचिपा पार्ट होती है। सुनिए मेरी बात, आपसे कह दिया जाएगा कि ये जो हमारा पराग कण है, पराग कण जो है ना वर्तिकाग्र पर चला आता है। और वर्तिकाग्र से होते हुए वो छिद्र होती है, नली होती है, तो ये पराग कण सीधा अंडाशय में आती है। वहाँ पर वो फर्टिलाइजेशन करती है। क्या करती है, फर्टिलाइजेशन करती है। तो पराग कणों द्वारा, सुनिए पढ़ रहे हैं, पराग कणों द्वारा निर्मित नर जनन कोशिका, नर जनन कोशिका बीजांड में, बीजांड कहाँ मिलेगा, अंडाशय में बीजांड मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा, बीजांड में, हाँ ओव्यूल्स में, ओव्यूल्स, OVULES, ओव्यूल्स में विद्यमान मादा युग्मक के साथ संलयन करती है। किसमें, मादा युग्मक के साथ संलयन करती है। बहुत अच्छा सवाल और ये बहुत अच्छा जवाब मिल गया, पहला नंबर भी मिल गया, ठीक ना, हाँ पहला ही मिल गया हमारा। समझ गए बात ना ये, हाँ एकदम अच्छी बातें हैं ये। लीजिए, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में कौन से कथन सही है। इकोसिस्टम से, इकोसिस्टम से संबंधित, हम जो भोजन खाते हैं वह हमारे शरीर में विभिन्न एंजाइमों द्वारा पचाया जाता है। हम जो भोजन खाते हैं, बताइएगा अलग अलग एंजाइम उसको क्या करते हैं, पचाते हैं। चलिए, हमारे शरीर में विभिन्न एंजाइमों द्वारा पचाया जाता है। एंजाइम अपनी क्रिया में विशिष्ट होती है, अपनी क्रिया में स्पेशल होती है, स्पेशल। किसी विशेष पदार्थ के, देखिए कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में कह रहा है किसी विशेष पदार्थ के विघटन के लिए विशिष्ट एंजाइमों की आवश्यकता होती है। किसी विशेष पदार्थ के विघटन के लिए कहिएगा कि विशिष्ट एंजाइम होना चाहिए, एंजाइमों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा हटा दीजिए, मिस्टेक है थोड़ा सा, एंजाइमों की आवश्यकता होती है। तो बता दीजिएगा यहाँ पर कौन सा आंसर आने वाली है हमारा। सही जवाब दे दीजिए आप लोग, तो सही जवाब देकर बता दीजिए आंसर कौन सा होने वाली है आपका। नहीं बनेगा आपसे, चलिए भाई नहीं बनेगा आप लोगों से तो अच्छी बात है ये भी, ठीक है। तो लीजिए, इसका सही जवाब हमारा आ जाएगा, सब बातें सही है ना जी, सब की सब बातें हमारा सही हो जाएगी।
तो हम जो भोजन खाते हैं हमारे शरीर में विभिन्न एंजाइमों द्वारा पचाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए अलग है, प्रोटीन को पचाने के लिए अलग है, फैट को। एंजाइम अपनी क्रिया में विशिष्ट होती है और एंजाइम को जैव उत्प्रेरक कहा जाता है ना, एंजाइम को ही तो जैव उत्प्रेरक कहते हैं। एंजाइम बराबर कहलाता है जैव उत्प्रेरक कहते हैं, जैव उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं। कोई ऑप्शन ऐसा बन रहा है? एकदम सही जवाब हो जाएगा 1, 2 और 3, सी नंबर ऑप्शन सही है। अच्छा सवाल का जवाब लीजिए। अगले नंबर पर आते हैं, स्पाइरोगाइरा में प्रजनन की विधि का नाम बताइएगा। तो बहुविखंडन किस में होती है? तो कहिएगा प्लाज्मोडियम में, MODIUM, प्लाज्मोडियम में होती है। बहुविखंडन किस में होती है? तो कहिएगा कि सर जी प्लाज्मोडियम में होती है। बहुविखंडन किस में? प्लाज्मोडियम में होती है। तो लीजिए यहाँ पर है स्पाइरोगाइरा में खंडन, अरे बार इंग्लिश में यार गलत है, फ्रेगमेंटेशन होती है। खंडन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। इसको हटा दो यहाँ पर और यहाँ लिख देना है फ्रेगमेंटेशन, FRAGMENTATION, फ्रेगमेंटेशन होती है। और ये किस में देखने को मिलता है? तो यही आंसर हो गया इसका, स्पाइरोगाइरा में और फ्लैटवर्म में। द्विविखंडन, बाइनरी फ्यूजन, द्विविखंडन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। इसको हटा दीजिए इसको भी और बाइनरी फ्यूजन बताइएगा। द्विविखंडन की बात करेंगे तो ये कहाँ कहाँ देखने को मिलता है द्विविखंडन? तो सब लोग बता दीजिए। तो द्विविखंडन हम देखना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ आप लोग द्विविखंडन वाली क्रियाओं को देखते हैं। आप लोग द्विविखंडन किस में होती है? आपका द्विविखंडन की क्रिया बता दीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी फटाफट जवाब दे दीजिए आप लोग। द्विविखंडन किस में होती है जी? बाइनरी फ्यूजन, बैक्टीरिया, अमीबा, यूग्लिना। तो कहिएगा कि आपका यहाँ पर कर दीजिए। चलिए तो द्विविखंडन हमारा मिल गया अमीबा में, अमीबा हो गया आपका। यहाँ पर देखिएगा तो अमीबा हो गया यहाँ पर आपका, यहीं पर पैरामीशियम हो गया, पैरामीशियम, पैरामीशियम, पैरामीशियम हो गया, युग्लिना हो गया, युग्लिना, लीना हो गया। यहीं पर कह दीजिएगा कि किस में हो जाएगा? युग्लिना हो जाएगा आपका, लेस्मानिया हो जाएगा, कालार जार का लेस्मानिया, लेस्मानिया भी कह दीजिएगा, ले मानिया, लेस्मानिया हो गया। ये सब के सब इत्यादि कर दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा ये सब। लीजिए आपके सवाल का सही जवाब खंडन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खंडन हो जाएगा, ठीक ना? हाँ ये सही जवाब हो जाएगी। और बहुत सारे हैं, बहुत तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सब का सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आती है। समझ गए बात? लीजिए आगे बढ़ जाते हैं। लीजिए अगला नंबर 15 नंबर में, छोटी आंत में अंकुर के कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन करना है। छोटी आंत में अंकुर के कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन करना है। किसमें? छोटी आंत। तो एक बात बताइएगा, छोटी आंत के 3 गो भाग होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होती है। सुनिए मेरी बात, कह दिया जाएगा कि इसमें होती है डिओडिनम, DUODENUM, डिओडिनम होती है। यहीं पर देखिएगा तो ये गो होती है हमारा क्या कहिएगा? जेजुनम, JEGUNUM, जेजुनम होती है। और यहीं पर होती है इलियम होती है। और याद रखिएगा डिओडिनम में अधिकांश भोजन का पाचन भीली पाया जाता है। कहिएगा भीली, भीली उपस्थित होती है, भीली उपस्थित होती है, जो बताइएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ा देता है। अवशोषण सतह क्षेत्र को बढ़ा देती है। कहिएगा यह जो होती है अवशोषण, भीली उपस्थित होती है, जो अवशोषण सतह के क्षेत्रफल को बढ़ा देती है, ये बढ़ा देती है। अंगुलीनुमा संरचना होती है। भीली कैसा है? अंगुलीनुमा संरचना। डिओडिनम में बताइएगा न्यूट्रिएंट्स, देखिए ये डिओडिनम होती है, जेजुनम होती है, इलियम छोटी आंत का हिस्सा होती है। अम्ल से सुरक्षा करता है, उत्सर्जन में सहायता करता है। ये सी नंबर ऑप्शन सही होगा। कौन नंबर हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। लीजिए आगे बढ़ जाते हैं।
जठर रस का पीएस मान क्या होती है? जठर रस की बात करते हैं। जठर रस को कहते हैं गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। आमाशय की दीवार में ग्लैंड्स पाई जाती है जिसको गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। कौन ग्लैंड? गैस्ट्रिक ग्लैंड के नाम से जानते हैं। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन करता है। बातों को समझिएगा, हमारे पेट में, हमारे एस्टोमक में जो ग्लैंड्स पाई जाती है उसको गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। और वो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन करता है। तो एक होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन करता है। क्या चीज का? तो कहिएगा गैस्ट्रिक जूस, GSTRIC, गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन करती है। और गैस्ट्रिक जूस का जो पीएच मान होती है 1.2, लगभग 1.2 होती है, लगभग 1.2, मान लें हाईली एसिडिक होती है। तो बताइए 10 किसका होता है? नहीं। तो यहाँ पर हमारा 1.2 आपके प्रश्न का सही जवाब हो गया। ठीक है। हाँ, लीजिए अगले नंबर पर आ जाते हैं। जब फल अचानक झटके के साथ फटते हैं, ये याद रखिएगा सर, जब फल अचानक झटके के साथ फटते हैं तो कुछ बीज बिखर जाते हैं। जब फल जो है अचानक झटका के साथ फटता है ना, हाँ, झटका के साथ फटता है तो बीज जो है मूल पौधे से बीज जो है क्या होता है? फेंका जाता है, दूर बिखर जाते हैं। ऐसा निम्नलिखित में से किस पौधों के फलों में होता है? याद रखिएगा, सूरजमुखी में होता है? नहीं भैया, सूरजमुखी में नहीं। सहजन, आपका मैपिल, आपका एरंड और बालसम, आप लोग बताइएगा, एरंड और बालसम, सहजन और हमारा सहजन में, तो कहिएगा नहीं, सहजन में तो नहीं होना चाहिए, सहजन में तो नहीं होना चाहिए। अब बता दीजिएगा सही बात है। एरंड और बालसन में बीज छींटा जाते हैं। कैस्टर एंड बालसन, कौन आंसर की में आपका यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर सही जवाब बताइए। तो ये तो गलती हो गया, ये तो है नहीं। सहजन नहीं खाते हैं, सजना सहजन पेड़ होती है आपका लकड़ी टाइप का, यहाँ पर लोग बड़ी पॉपुलर होती है। तो नहीं सर, ये C नंबर ऑप्शन सही कर दीजिए। तो बहुत लोगों का, सब लोगों का C नंबर आ रहा है, C नंबर कर दीजिएगा। चलिए, आप लोग देखे होंगे गांव में एगो आता है, एगो हम और लेरी का नाम सुने हैं? लेरी का पेड़ होती है, लेरी का पेड़ हम देखे हैं, हम लेरी का उससे तेल भी निकाला जाता है, ठीक ना, पहले होता था। ये लीजिए, बहुत अच्छा सवाल, दर्पण का सवाल। यदि एक उत्तल दर्पण, ये देखिए, यदि एक उत्तल दर्पण, हम बना रहे हैं, चित्र को पहले देख लीजिएगा, ठीक ना, पहले चित्र को देख लेना है यहाँ पर। ये देखिए, और अपने आप लोग जवाब दे दीजिएगा, अपने आप जवाब दे दीजिएगा, कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं। लीजिए यहाँ पर ये रहा, बिंदु P रहा, F रहा, और यहाँ C रहा। यदि एक उत्तल दर्पण, सुनिए, यदि एक उत्तल दर्पण, एक देखिए, जब वस्तु को अनंत पर रख दिया जाता है, जब उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को अनंत पर रखी जाती है, जब उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को अनंत पर रखी जाती है, अनंत पर रखी जाती है, कहाँ पर? अनंत पर रखी जाती है, तो इसका प्रतिबिंब F पर बनेगा। और बाकी सभी स्थितियों में अनंत और P के बीच में जब वस्तु रखी जाती है तो प्रतिबिंब दोनों के बीच में बनेगा। जब F पर बनेगा तो बहुत ही बिंदु के समान बनेगा, बहुत छोटा बिंदु के समान। कब? बताइएगा, उत्तल दर्पण में F पर प्रतिबिंब कब बनेगा? जब वस्तु अनंत पर होती है तब। लेकिन अनंत और P के बीच में वस्तु रखेंगे तब प्रतिबिंब ये दोनों के कहाँ बनेगा? बीच में बनेगा। तो कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण एक अत्यधिक छोटा बिंदु के साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ये तो हमेशा आभासी बनाता है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? तो कहिएगा कि दर्पण के पीछे, यही ना दर्पण, देखिए परावर्तक सतह उठा हुआ है, दर्पण के पीछे फोकस पर, एकदम बहुत अच्छी बात है। दर्पण के सामने तो होगा नहीं, सामने तो होने वाला नहीं है। दर्पण के पीछे वक्रता केंद्र C पर, कहाँ से? C पर बनेगा। जब भी प्रतिबिंब बनेगा P और F के बीच में बनेगा। गलत, 1 नंबर ऑप्शन सही है। लीजिए 19 नंबर सवाल का जवाब दे दीजिएगा। एक मजदूर 10 केजी चावल की एक बोरी जमीन से उठाता है। देखिए, जमीन से उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊंचे एक ट्रक पर रखता है। चावल की बोरी पर
बोरी पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। तो ये गुरुत्व बल के विरुद्ध कितना काम किया, गुरुत्व बल के विरुद्ध किया गया काम जो होती है W बराबर कितना W बराबर mgh के बराबर गुरुत्व बल के विरुद्ध किया गया काम। तो बताइए कितना होने वाला है, m का मान 10 है, g का मान 10 है, ऊंचाई कितना है 2, 10 10 100 दूना 200 जूल। तो गुरुत्व बल के विरुद्ध किया गया काम हो जाएगा 200 जूल और सही जवाब हो गया 200 जूल आ गया। गुरुत्व बल के विरुद्ध यहाँ पर काम हो रही है ना, गुरुत्व बल के विरुद्ध। निम्नलिखित में कौन सा समीकरण गलत है, कौन सा समीकरण सत्य है। जब द्रव्यमान m और m दो आपका के दो वस्तुएं A और B एक दूसरे से d दूरी पर रखी होती है तो F उनके बीच आकर्षण बल होती है, सही बात है, और G सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। ये तो सूत्रवे दे दिया है ना। ब्रह्मांड की प्रत्येक दो वस्तु जिस बल द्वारा एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं उन्हीं आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। उस बल का मान दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती होता है, उसके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये बल का मान, ये गुरुत्वाकर्षण बल ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स होती है, ये दुर्बल बल होती है, लेकिन रेंज इसका क्या होता है, उच्च होता है, उच्च रेंज का है, दीर्घपरासी बल होती है। और याद रखेंगे इस बल का मान एक सूत्र से निकाला जाता है और यही हम लोग कह देते हैं F बराबर G और इसके अनुसार देखिएगा m इंटू m बटा क्या बोलिएगा d का स्क्वायर, इसके अनुसार हो गया। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, हाँ सर है, 1 नंबर ऑप्शन है, बन गया। स्पीड ज्यादा नहीं चलना है आप लोगों को, स्पीड चलिएगा तो हम तो ये 20 मिनट में खत्म कर देंगे, अगर आप पूर्ण विराम लगा देंगे, लेकिन नहीं। मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष जिसको मायोपिया कहते हैं कि समस्या को निम्नलिखित में से किसका उपयोग कर ठीक किया जा सकता है। तब मायोपिया में क्या होती है, तो कहिएगा मायोपिया में प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनती है, मायोपिया में प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनती है। कहिएगा मायोपिया में प्रतिबिंब जो होती है रेटिना के सामने बनती है, सामने बनती है। रेटिना के कहाँ बनती है, सामने बनती है। और इसका उपचार बताइए किस लेंस से बने चश्मे का यूज कर लगाते हैं। तो इसका उपचार हम लोग उचित क्षमता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अवतल लेंस है तो लो लगा दो, अवतल लेंस है, अरे भैया चेक होगा तभी ना कि कितना क्षमता वाला चाहिए है। तो कहिएगा एक उचित क्षमता वाले अवतल लेंस के उपयोग से, सही है। एक उचित क्षमता वाले गलत हो गया, उचित क्षमता वाले उत्तल लेंस का उपयोग कर हम लोग कह देंगे दीर्घ दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष के उपचार में किया जाता है। उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का, तो उचित फोकस दूरी नहीं, उचित क्षमता वाला, फोकस दूरी नहीं, फोकस दूरी से ज्यादा प्रायोरिटी क्षमता पर दिया जाता है। लीजिए क्षमता वाला हो गया। तो लीजिए प्रश्न का 1 नंबर आंसर हो गया, अच्छा सवाल है। दिए गए कार्य को निम्न में से किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। किसी बल द्वारा किया गया कार्य बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल के बराबर होती है। कार्य बराबर होती है, कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, बल गुने क्या होती है, विस्थापन होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है। कार्य बराबर बल गुने क्या होती है, विस्थापन होती है। कार्य बराबर बल गुने क्या, विस्थापन, बल प्लस विस्थापन, बल बटा विस्थापन, बल गुने विस्थापन होती है। सी नंबर ऑप्शन सही है। अगले नंबर पर आते हैं, किसी पिंड का विस्थापन उस दिशा के लंबवत होती है। किसी पिंड का विस्थापन उस दिशा के लंबवत होती है जिसमें बल लगाया जाता है। इस स्थिति में किया गया कार्य क्या होगा। अरे यार ये तो बहुत आसान, F इंटू एस कॉस थीटा। अगर मान कर चला जाए कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो, कहने का मतलब ये हुआ कि वस्तु का विस्थापन बल के लंबवत हो। यदि वस्तु का विस्थापन बल के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य जो होती है ना 0 होती है। तो यहाँ पर कितना काम हो जाएगा, 0 काम हो जाएगा, 0 काम हो जाएगी। अगला नंबर, वाहनों के पार्श्व में उत्तल दर्पण क्यों लगाया जाता है। क्योंकि ये हमेशा डैश डैश बनाते हैं। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा, सुनिए, उत्तल दर्पण द्वारा आपसे कह दिया जाए कि उत्तल दर्पण द्वारा
द्वारा बना प्रतिबिंब जो होती है, प्रतिबिंब हमेशा हमेशा काल्पनिक कह दीजिए, चाहे क्या बोलिएगा, आभासी सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा होता है, वस्तु के आकार से छोटा होता है। और इसके लिए मैग्निफिकेशन का मान 1 से कम होता है, धनात्मक, क्योंकि यह हमेशा डैश डैश बनाते हैं। सीधा और बड़ा गलत हो गया, बड़ा नहीं, वास्तविक गलत हो गया, एकदम गलत हो गया। सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, C नंबर ऑप्शन सही है, ठीक ना। हाँ, अब लीजिए अगले नंबर पर आ जाते हैं। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। कह रहा है कि यह प्रकृति में प्रतिकर्षित होती है, नहीं, ऑलवेज अट्रैक्टिव होती है। गुरुत्वाकर्षण बल जो होती है ना, ऑलवेज अट्रैक्टिव होती है। गुरुत्वाकर्षण बल कहिएगा अट्रैक्टिव होती है। क्या होती है? अट्रैक्टिव, ATTRAC, अट्रैक्टिव होती है। माध्यम पर निर्भर नहीं करती है, माध्यम पर निर्भर नहीं करती है, डिपेंड नहीं करती है। माध्यम डिपेंडेंट फोर्स नहीं है, नहीं करती है। हो तो गया। इसका परिमाण पूरे ब्रह्मांड में एक समान होता है, पूरे ब्रह्मांड में एक समान होता है। मतलब कहने का कि बताइए, पूरे ब्रह्मांड में एक समान होता है तो स्पेशल वस्तु रहेगा। अगर 2 गो स्पेशल वस्तु है और उतना ही दूरी पर कहीं पर भी ले जाइएगा तो वही रहेगा। लेकिन ब्रह्मांड में हर एक वस्तु का आकार अलग अलग ना है, कोई छोटा है कोई बड़ा है। तो बताइए, हर एक 2 वस्तुओं के लिए इसका मान अलग अलग होती है। गुरुत्वाकर्षण बल का मान प्रत्येक 2 वस्तुओं के लिए अलग अलग होती है। कह रहे हैं कि इसका मान जो होती है, इसका मान प्रत्येक 2 वस्तु के लिए कहिएगा कि अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। तो बताइएगा, ये पॉइंट तो गलत हो गया ना, ये भी हमारा गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। यह पिंड के द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M1 × M2, सही बात है। और ये दूरी के वर्ग का उल्टा होती है, समीकरण 2 हो गया। तो ये बातें दोनों का दोनों सही। इसी बल के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। बताइएगा, पृथ्वी जो है आपका सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, वहाँ पर अभिकेंद्रीय बल प्रदान करने का काम कौन करता है? गुरुत्वाकर्षण बल ही करता है। ये दोनों का दोनों सही है, ये दोनों सही है। तो कौन होगा? 3 और 4, कोई ऑप्शन है? हाँ, C नंबर ऑप्शन है। अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छा। अगला है कि निम्नलिखित में कौन साइक्लोहेक्सेन का सूत्र है? ये सिंपल हेक्सेन नहीं है, साइकिल में है। साइक्लोएल्केन का सूत्र क्या होती है? पहले समझ लीजिएगा। साइक्लोएल्केन का सूत्र जो होती है साइक्लोएल्केन का जो सूत्र होती है, ये सूत्र हमारा होती है CnH2n होती है। n का मान 3 से लीजिएगा, 3 4 n डॉट डॉट करते चले जाइएगा। जब n बराबर 6 हो तो क्या बनने वाला है इसका? बताइए तो। C6H12 होती है। इसी का नाम हो गया साइक्लोहेक्सेन कह देते हैं, साइक्लोहेक्सेन। और इसका स्ट्रक्चर बनाइएगा तो ऐसे बना देना है, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे। और लीजिए भाई, यहाँ पर आप लोग कह दीजिएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ भी 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 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। यही तो बातें हो गई हमारा। बातें समझ गए ना? यही साइक्लोहेक्सेन है। हेक्सेन अलग चीज है। देखिए, हेक्सेन में हमारा अलग चीज हो जाएगा। हेक्सेन का सूत्र होती है, कितना होती है? तो कहिएगा C6H14 होती है। ये साइक्लोहेक्सेन नहीं है, छूछे हेक्सेन है। ये एल्केन का सदस्य है। ये कहिएगा एल्केन का, एल्केन है ये हमारा। कौन है? एल्केन का सदस्य है। समझ गए बात ना? हाँ, इस चीज को समझिएगा। तो कौन बन जाएगा? C6H12 हो जाएगा। अगले नंबर पर आ जाते हैं। कौन सा तत्व ना तो धातु है और ना ही अधातु है? तो उपधातु होगा यार। यहाँ पर कहिएगा अधातु है हमारा, ये अधातु है, ये हमारा
धातु में आता है, ये हमारा मैग्नीशियम धातु में आता है। तो सही जवाब बी नंबर बन गया। हो गया बी नंबर आपका। लीजिए अगले नंबर मिलान करना है। देखिए C6H6 होता है बेंजीन। बेंजीन कहाँ पर है? यहाँ पर। तो कहिएगा बी नंबर से मुलाकात करवा दीजिए। यहाँ पर हो गया एथीन, हो गया एथीन। कहाँ पर है भाई? एथीन एथीन एथीन, एथिलीन हो गया, एथिलीन हो गया, एथिलीन हो गया। तो लीजिए भाई एथिलीन हो गया, तो एथिलीन की मुलाकात हम लोग डी नंबर से करवा दिए। यहाँ पर हो गया एसिटल डिहाइड, हो गया एसिटल डिहाइड, मुलाकात सी से करवा दीजिएगा। ये हो गया डाई मिथाइल कीटोन, एसीटोन हो गया, एसीटोन है, एसीटोन ई नंबर से मुलाकात करवा दीजिए। यहाँ पर हो गया C2H6 हो गया, इथेन हो गया, एक नंबर से मुलाकात करवा दीजिए। कोई है? बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सूत्र है सबका सब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा। तो लीजिए BDCEA, BD का है, BDCEA, एकदम सी नंबर ऑप्शन सही है। लीजिए कार्बन परमाणुओं के संयोजकता कोष में, माने कि वैलेंस सेल में, कौन सेल में? बाहतम छेद सेल में, बाहतम कोष में। बाहतम कोष की बात करते हैं। बाहतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी होगी कार्बन के लिए? तो कार्बन का 6 होती है, इसका देखिएगा तो 2 और क्या होती है? 4। तो बाहतम सेल में को इलेक्ट्रॉन? 4 गो इलेक्ट्रॉन हो गया, बन गया। आसान क्वेश्चन है ये। लीजिए अगला है कि आधुनिक आवर्त सारणी में निम्न अभिलक्षणिकताओं को सुमेलित कीजिए। सबसे छोटा परमाणु, पहले जो जान रहे हैं कन्फर्म है उसको पहले रंग लीजिएगा आप लोग। सबसे कम विद्युत, देखिए सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन होती है? पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन होती है, तो इसकी मुलाकात 2 से कर दीजिएगा। सबसे कम विद्युत ऋणात्मक तत्व जो होती है सीजियम होती है, सीजियम होती है 1 नंबर से। सबसे आपका धात्विक प्रकृति का तत्व कौन होती है? तो धात्विक प्रकृति का तत्व में हमारा सबसे ज्यादा धात्विक प्रकृति का तत्व, सुनिए धात्विक सबसे, देखिए उपधातु इसमें कौन हो जाएगा? उपधातु इसमें सिलिकॉन हो जाएगा। चलिए C नंबर हो गया। अब यहाँ पर है सबसे छोटा परमाणु की बात किया जा रहा है। सबसे छोटा परमाणु की मुलाकात यहाँ पर E नंबर लिथियम से कर दीजिएगा, ठीक ना? नहीं, छोटा, सबसे छोटा परमाणु है नहीं, लिथियम से। तो देखिए 1 नंबर 5 का यहाँ पर हमारा है 1 नंबर, 5 का 1 नंबर 5 का 1 नंबर ई नंबर है यहाँ पर। सबसे कम विद्युत, सबसे 1 नंबर में नहीं, यहाँ पर इसको हटाइए, इसको सबसे कम विद्युत ऋणात्मक। अब देखिएगा सबसे कम विद्युत ऋणात्मक यहाँ पर, तो लीजिए अब यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको मिलान करना है सबसे ज्यादा धात्विक प्रकृति का। तो देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, पहला ए में होता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, र्यूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ऊपर से नीचे आएंगे तो धात्विक गुण क्या होगा? मेटालिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज करता है, मेटालिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज करेगा। तब बताइए सबसे ज्यादा धात्विक इसमें सीजियम में होगा, तो सबसे अधिक धात्विक प्राकृतिक तत्व कौन हो जाएगा? तो सीजियम हो जाएगा 1 नंबर। 3 का 1 हो गया, 4 का हो गया कौन? बी नंबर। चलिए तब 5 का हमारा डी नंबर कह रहा है, 5 का हमारा डी नंबर कह रहा है सबसे कम हाँ सबसे कम विद्युत ऋणात्मक। चलिए ठीक है, डी नंबर की मुलाकात करवा दीजिए। हैलोजन फैमिली में कह रहा है कि 7वां का ए में, ये बताइए फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। ऊपर से नीचे आते हैं तो ईएन बताइएगा, ईएन क्या होगा? घटेगा। ईएन क्या होगा? डिक्रीज करेगा, घटेगा। ईएन डिक्रीज, ईएन क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। विद्युत ऋणात्मकता ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा? घटेगा। तो ठीक है, इसकी मुलाकात आप लोग डी से करवा दिया गया। यहाँ पर डी से आयोडीन हो गया सबसे छोटा। तो यहाँ पर सबसे छोटा परमाणु में कौन आ जाएगा? सबसे छोटा परमाणु में हमारा
सबसे छोटा परमाणु में हमारा सबसे छोटा परमाणु की बात किया जा रहा है। तो एक बात बताइएगा, लिथियम वाला में इस समूह में कह रहा है, अगर आवर्त में आइएगा तो सबसे बड़ा तो वही हो जाएगा ना, इसलिए ऐसा क्वेश्चन कभी कभी विवादित बन जाता है। तब बताइएगा, अगर हम लोग समूह में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो सबसे छोटा ये उससे बड़ा है ना, ऊपर से नीचे आने पर कहिएगा कि आकार और त्रिज्या क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार और त्रिज्या क्या करता है, घटता है। अरे भाई आवर्त में भी तो सोच सकते हैं ना आप, ठीक ना। तो खैर कोई बात नहीं है, 2-3 गो ऑप्शन जो है एकदम एक्यूरेट है, तो उस पर ध्यान देखते हुए हम लोग बना दिए हैं यहाँ पर। तो कहिएगा ई नंबर में, तो ECABD एकदम 1 नंबर ऑप्शन सही होगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन विवादित हो सकती है, ठीक ना। हाँ हाँ, अरे भाई यहाँ पर मारो ना यार, काहे कर रहे हो यहाँ, ठीक ना है आप। इनमें से कौन जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है माने कि कौन सा पदार्थ है जो सड़ गल जाता है, सड़ गल जाता है, इसमें बोलिए कौन हो जाएगा, इसमें सड़ने गलने वाला कौन होगा। ई नंबर में ही नहीं मारिएगा, यहाँ पर सही बातें दी गई है ठीक ना। ई नंबर काहे मारिएगा, जब सब कुछ दी गई है तो काहे ला मारिएगा, यहाँ पर नहीं, गलत हो जाएगा आपके लिए यहाँ पर ये ठीक है। अब लीजिए, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, हम लोग अगले नंबर पर आ जाते हैं। क्या कह रहा है, तो बताइए कौन सा जो है सड़ गल जाता है, प्लास्टिक का सामान नहीं, रसायन भी नहीं, कागज और कपास। एकदम सही जवाब हो गया सी नंबर, कपास सही जवाब हो गया। कितना नंबर, सी नंबर हो गया आंसर। लीजिए आगे बढ़ जाते हैं। एल्केन के इनमें से सजातीय श्रेणी सदस्य का गलनांक अधिकतम होती है। सुनिए, जब हम लोग आ जाते हैं एल्केन में तो CH4 होती है, C2H6 हो जाती है, C3H8 हो जाती है, C4H10 हो जाती है। तो रासायनिक गुण समान होती है। कहिएगा रासायनिक गुण जो होती है, रासायनिक गुण समान। ये बताइए, एक ये यानी कि समजात के, एक समजातीय श्रेणी के जितने भी सदस्य होते हैं, समजातीय श्रेणी सदस्य का, कहिएगा समजातीय श्रेणी सदस्य का रासायनिक गुण जो होती है, रासायनिक गुण जो होती है समान, समान होती है, लेकिन ऊपर से नीचे आइएगा तो गलनांक जो भौतिक गुण में क्रमिक परिवर्तन होती है। जैसे गलनांक बताइए, ऊपर से नीचे आइएगा तो गलनांक बढ़ेगा, एटॉमिक मास के बढ़ने से गलनांक भी क्या करता है, बढ़ते जाता है। तो कौन होगा आंसर इसका, तो कहिएगा सी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक ना। हाँ अगला है कि किस तत्व में अधात्विक गुण होते हैं, किस में अधात्विक गुण होते हैं, तो ये हमारा धातु हो गया, ये भी हमारा धातु हो गया, लेकिन ये हमारा क्लोरीन क्या है, अधातु है। इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अधातुओं के बाह्यतम कक्षा में प्रायः 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन, लेकिन जितना भी इनॉट गैस है वो भी अधातुओं की ही श्रेणी में आती है। ये सब तो आसान क्वेश्चन है। लिखिए, निम्नलिखित को आहार श्रृंखला के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। आहार श्रृंखला, मेढक, गरुड़, गरुड़ बात बताइए, गरुड़ जो होता है सांपों को खा जाता है, गरुड़, धान, सांप, टिड्डा। सुनिए, धान की बात करते हैं, धान, धान बताइएगा, यहाँ पर हो गया सनलाइट, सुनिएगा सनलाइट हो गया। धान जो है प्रकाश संश्लेषण से अपना क्या बनाया, भोजन बनाया। धान के पत्ता को कौन खाया, टिड्डा, कहिएगा टिड्डी खाया, ग्रास हुपर जिसको कहते हैं, टिड्डी, टिड्डी, टिड्डी कह दीजिएगा, टिड्डा खाया, ग्रास हुपर खाया। और ये बताइएगा टिड्डा को कौन खाया, टिड्डा को हमारा मेढक खा गया, टिड्डा को कौन खा गया, मेढक खाया। मेढक को कौन खाया, तो कहिएगा मेढक को सांप खा गया, सांप को कौन खाया, गरुड़ खा गया, गरुड़, 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 ये फूड चेन बन गया हमारा। तो है कोई ऑप्शन, धान हमारा 3 तो कहिएगा 3 नंबर पर है ये। लीजिए भाई 3 हो गया, उसके बाद में हमारा 3, 5, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1, और उसके बाद में क्या है, कहिएगा कि 3, 5, 1, 4 और 2, 4 और 2, सी नंबर ऑप्शन सही है। बन गया ना सी नंबर ऑप्शन सही। हाँ सर, सी नंबर ऑप्शन हमारे प्रश्न का सही जवाब हो गया। लीजिए अगले नंबर पर आता है, शरीर के इनमें से किस अंग में उपास्थि ऊतक, कार्टिलेज, कार्टिलेज टिश्यू मौजूद नहीं है। कान में है कि नहीं, कान को आराम से हम लोग मोड़ सकते हैं, नाक को हम लोग आराम से ऐसे ऐसे कर सकते हैं, है कि नहीं है, एकदम है। बताइए किस में नहीं होती है, तो वृक्क में नहीं पाई जाती है, किडनी में नहीं पाई जाती है। सही जवाब किडनी बनेगा।
इनमें से कौन सी जैव निम्नीकरणीय, चलिए आ गया, फिर आ गया जैव निम्नीकरणीय। जैव निम्नीकरणीय की आपका सटीक परिभाषा है, सटीक परिभाषा है, एंजाइमों की क्रिया द्वारा, एंजाइमों की क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल में आपका बहुलकन में सक्षम जीवाणु या जीवाणुनक एंजाइमों की क्रिया द्वारा आसानी से छोटे अणुओं में पच जाता है। सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा, आ गया सूक्ष्म जीव में आ जाएगा, यही हमारा जीवाणु कवक आएगा। सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा हानि रहित उत्पादों में विघटित होने में सक्षम। अब लीजिए जीवाणु और 36 का बता दीजिए आंसर क्या होगा, आप ही लोग बता दीजिए कौन सा आंसर आने वाली है। आप ही लोगों के अनुसार आज आंसर हम यहाँ कर भी देंगे, यहाँ पर इसका तो बता दीजिएगा। यही तो हो गया, सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा हानि रहित उत्पादों में विघटित होने में सक्षम। हानि रहित लिखा हुआ है ना, हानि रहित, सही जवाब सी नंबर ऑप्शन। 3 नंबर आ गया सब लोगों का, अच्छा बात है। लीजिए अगले नंबर पर आ जाते हैं। फ्लोएम के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कहिएगा फ्लोएम प्रकाश संश्लेषक उत्पादों को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में ले जाता है, सही बात है। फ्लोएम जो होता है भोजन का परिवहन करता है। प्लांट्स की कौन सा पार्ट्स भोजन बनाता है? पत्तियां, पत्तियां भोजन बनाता है और भोजन को चारों तरफ बताइए ले जाने का काम कौन करता है? फ्लोएम करता है, सही बात है। ये फ्लोएम में छलनी नलिकाएं मृत कोशिकाओं की बनी होती है, गलत है। ये कहिएगा मृत कोशिकाओं की बनी होती है। फ्लोएम रेशा कौन बनता है? फ्लोएम रेशा बना रहता है। फ्लोएम रेशा, फ्लोएम फाइबर बना रहेगा, क्या चीज़ से? मृत कोशिकाओं की बनी होती है, गलत है। फ्लोएम में परिवहन एक दिशात्मक होती है, नहीं, किस में होती है? जाइलम में होती है। ये हमारा जाइलम में होती है, गलत। 1 नंबर ऑप्शन सही हो गया। मनुष्यों में संतान का लिंग निर्धारण किसके द्वारा करता है? बताइएगा। लिंग निर्धारण जो होती है कौन करता है? माता करता है कि पिता करता है? तो कहिएगा सेक्स क्रोमोजोम की बात करते हैं तो सेक्स क्रोमोजोम 1 पेयर होती है। सुनिए मेरी बात, सेक्स क्रोमोजोम की बात किया जाए, क्रोमोजोम की बात करेंगे तो कहिएगा 1 पेयर होती है 1 पेयर होती है। इसमें आप लोग कह देंगे कि मेल में जो होती है XY होती है और फीमेल में जो होती है XX होती है। तो बताइएगा यानी लिंग का निर्धारण कौन करता है? तो कहिएगा मेल करता है। कौन करेगा? मेल करेगा, माने कि पितृगुण सूत्र से, सही जवाब। लीजिए अगला है कि पर्णहरित क्लोरोफिल वर्णक कोशिकाओं के इनमें से किस घटक में मौजूद होती है? क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है। किस में? तो कहिएगा कि लाइसो क्लोरोफिल, कहिएगा पर्णहरित क्लोरोफिल, कहिएगा क्लोरोफिल हरित लवक हो गया आंसर यहाँ पर। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। आज का आखिरी सवाल हो गया यह याद रखिएगा। मेंडल साहब द्वारा अध्ययन की गई विशेषताओं के विपरीत युग्म में से कौन थे? जब ये क्लास 10th वाला पढ़िएगा, क्लास 10th जब पढ़िएगा तो मिल जाएगा ये डायरेक्ट आप लोगों का। ये बता दीजिए, इसका आंसर हम देखना चाहते हैं कि कितने बता पाते हैं, कितने आदमी बता पाते हैं। फटाफट इसका जवाब आप लोग दे दीजिए, सब लोग, यानी सब लोग बताइए जल्दी जल्दी। आखिरी सवाल आप लोगों के नाम, आखिरी सवाल आप लोगों के नाम है, आखिरी सवाल आप लोगों के नाम। और सबसे पहला अमृता कुमारी, मनीष कुमार, बी नंबर। देखिए बी नंबर कहने लगा, अब गलती आने लगा ना इसमें। अब आप लोग गलती सलती करते रहते हैं। सफेद और पीला फूल, बताइएगा विपरीत युग्मों में से एक थे। विपरीत युग्मों में से एक पूछ रहा है कितना होगा यहाँ पर? चलिए किसने किसने बताया? सर 36 का, एक बार फिर बता दीजिएगा। 36 का, ठीक है 36 का। पी प्लांट, हाँ बाबा, पी प्लांट मटर के पौधों पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, लक्षणों को देखा था, नहीं बना चलिए सी नंबर ऑप्शन सही है, लेकिन एक स्टूडेंट का कहना है कि 36 नंबर फिर से बता देगी सर। 36 नंबर में क्या है? सूक्ष्म जीवों की, सूक्ष्म जीव में कौन आता है? तो सूक्ष्म जीव में हमारा कवक आती है। कवक हो गया हमारा आपका, जीवाणु हो गया प्लस कवक हो गया, जीवाणु कवक हो गया। इसके प्रेजेंटेशन में बताइए कि जीवाणु सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा हानि
हानि रहित उत्पादों में विघटित होने में सक्षम। क्या हानिकारक पदार्थों में वो विघटित कर देता है? हाँ हाँ, सब लोगों का कहना है 40 का सी नंबर ऑप्शन सही है, तो हम कहाँ करें कि सी नंबर ऑप्शन सही नहीं है। सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। जब क्लास 10th वाला एनसीईआरटी पढ़िएगा तो वहाँ पर मिल जाएगा 40 का कितना नंबर मिल जाएगा, तो कहिएगा हाँ सर जी 40 का ऑप्शन नंबर हमारा कितना, तो सी आ जाएगा। चलिए अब हम आपसे ले लेते हैं इजाज़त। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सभी को, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। चलिए हम लोग अब मिलते हैं फिर कल आप लोगों को इसी जोश और जुनून के साथ। थैंक यू। साइंस पढ़िए तो थोड़ा अलग टाइप से पढ़ने की कोशिश कीजिए, जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़िए ना। आपका एग्जाम में एक एक क्वेश्चन जो हम बगल में लिखते हैं ना, वो सब क्वेश्चन भी आपका है, वो सब क्वेश्चन ही है, किसी ना किसी मोड़ पर आपको वो क्वेश्चन मिलेगी।